दोस्तों, भौकाल की एक और नई भसड़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े धोखे से। काले सूट वाले 749 ब्यूरो के कुछ अफसरों ने मुझे पकड़ा और बोले, तुम्हें देश के लिए एस लेवल की खौफनाक चुड़ैलों के साथ डेटिंग करनी होगी। इसके बदले हम तुम्हें दुनिया का सबसे आलीशान विला और अनलिमिटेड पैसा देंगे। मैंने सोचा, वाह भाई, ये तो लॉटरी लग गई। पैसा भी और चुड़ैलों के साथ रोमांस भी। लेकिन रात होते ही मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। मैं एक आलीशान विला की जगह एक टूटे फूटे सीलन भरे 800 रुपये महीने के किराए वाले कमरे में बैठा था। तभी मेरे सामने एक लाल जोड़े वाली खौफनाक चुड़ैल आई। उसके हाथ में एक कटोरा था जिसमें इंसानों के छोटे छोटे सिर उबल रहे थे। उसने बड़ी मीठी आवाज में कहा, पतिदेव, आपका सूप तैयार है। ये देखकर मेरे पसीने छूट गए। आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए 2 घंटे पीछे चलते हैं। 2 घंटे पहले जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने खुद को एक कब्रिस्तान में लाल रंग के ताबूत के अंदर पाया। जब मैं बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था तो गलती से मेरे होंठ वहां लेटी एक हजारों साल पुरानी बेहद खूबसूरत लाल जोड़े वाली लाश के होंठों से टकरा गए। किस तो हो गया, पर मुझे डर लगा कि कहीं ये लाश जिंदा होकर मुझे खा ना जाए। इसलिए मैंने अपनी निंजा टेक्निक लगाई। मैंने ताबूत का ढक्कन बंद किया, उसे वेल्डिंग मशीन से सील किया और अपने ही हाथों से मिट्टी डालकर उसे जमीन में दफना दिया। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, आप शांति से सोइए, जो हुआ उसे भूल जाइए, और वहां से दुम दबाकर भाग लिया। पर मुझे क्या पता था कि मेरे जाते ही उस चुड़ैल ने ताबूत के अंदर आंखें खोल ली थीं और मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे गाड़ कर माफी मांग रहा है, कितना क्यूट है। भागकर मैं अपने उस खटारा कमरे में आया। दरवाजे पर तीन तीन ताले लगाए, उसके आगे टेबल और कुर्सियां लगा दी। ठंडे पानी से मुंह धोया और खुद को समझाया, तू एक पढ़ा लिखा लड़का है, विज्ञान पर भरोसा कर, भूतों पर नहीं। मैंने फोन खोला तो न्यूज में लिखा था कि कब्रिस्तान में जमीन धंस गई है। मैंने चैन की सांस ली कि चलो सब नॉर्मल है, और मैं अपने स्पॉन्ज बॉब वाले पीले पजामे पहनकर सोने चला गया। रात के ठीक 3 बजे मेरे दरवाजे पर खट 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 की आवाज हुई। मेरी तो आत्मा कांप गई। इस बिना लिफ्ट वाली खटारा बिल्डिंग में इतनी रात को छठी मंजिल पर कौन आएगा? मैं दबे पांव, हाथ में फल काटने वाला चाकू लेकर दरवाजे तक गया। मैंने दरवाजे के छेद पीपहोल से बाहर देखा। बाहर एकदम घनघोर अंधेरा था। तभी वो अंधेरा थोड़ा पीछे हुआ और मुझे समझ आया कि वो अंधेरा नहीं, बल्कि किसी की खौफनाक काली आंख थी जो छेद से मुझे ही घूर रही थी। मेरी तो चीख निकल गई। तभी बाहर से आवाज आई, हेलो, अंडरवर्ल्ड डिलीवरी, आपका सूप आया है, दरवाजा खोलिए। मैंने सोचा आजकल के भूत भी स्विगी जोमैटो करने लगे हैं क्या। मैंने दरवाजा नहीं खोला तो बाहर से एक बेहद हॉट और कातिलाना आवाज आई, पतिदेव, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। और अगले ही पल लोहे का दरवाजा मुड़ने लगा। मैंने सोचा अगर दरवाजा टूट गया तो कंजूस मकान मालिक मुझसे पैसे वसूलेगा। मैंने तुरंत चाकू फेंका और दरवाजा खोल दिया। सामने वही लाल जोड़े वाली हजारों साल पुरानी चुड़ैल खड़ी थी। मैंने 90 डिग्री झुककर सलाम ठोका और बोला, अरे परी दीदी, आप आ गई, आइए आइए। वो चुड़ैल मेरे शरीर के आर पार होते हुए कमरे में घुसी। उसके शरीर से बर्फ जैसी ठंडक निकल रही थी। उसने कमरे की छिपकली जैसी हालत और मेरे स्पॉन्जबॉब वाले पजामे को देखकर स्माइल की और अपने जादू से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, कमरा थोड़ा छोटा है पर सुहागरात के लिए चलेगा। इधर मेरे कमरे में यह सब हो रहा था और उधर 749 ब्यूरो के हेडक्वार्टर में सायरन बज रहे थे। उनके रडार पर एक भयानक लाल रंग का सिग्नल आ रहा था। उनके चीफ झाओ ने घबराहट में चाय का कप तोड़ दिया। वो चिल्लाए, ये एसएसएस लेवल का खतरा है। ये वही 50 साल पुरानी लाल चुड़ैल है। पूरे शहर को लॉक कर दो, एक मच्छर भी बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे कमरे में एक चुड़ैल मेरे बिस्तर पर लेट गई और अपनी उंगली से मुझे पास बुलाने लगी। मैं डर के मारे कांप रहा था। उसने अपने जादू से मुझे खींचा और मैं सीधा उसके ऊपर जा गिरा। मेरा चेहरा उसके लाल रेशमी कपड़ों में धंस गया। मैं लकड़ी की तरह अकड़ गया और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसने मेरे गले की नस पर अपना ठंडा हाथ रखा और बोली, मैं 50 साल से भूखी हूँ और तुम्हारे खून की महक बहुत अच्छी है। क्या मैं एक बाइट लूँ? मैं घबराकर चिल्लाया, अरे दीदी, मेरा खून मत पीना। मुझे पी लिया है, मेरा ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर हाई है। मेरा खून पियोगी तो तुम्हें पथरी हो जाएगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए बाहर से स्पाइसी मटन ऑर्डर कर देता हूँ। चुड़ैल हंसी और बोली, कोई बात नहीं, मैं नखरे नहीं करती। और उसने अपना चेहरा मेरे गले के पास कर लिया। मैंने मरने के लिए आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि काश मरने से पहले मैंने अपने फ़ोन की ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट कर दी होती। पर दांत गलाने की जगह मुझे अपने गले पर एक ठंडी मुलायम जीभ महसूस हुई। वो मुझे चाट रही थी। उसने कहा, हाँ, टेस्ट तो मीठा है। मैं चिल्लाया, मैं एक शरीफ लड़का हूँ, मैं पुलिस को बुला लूंगा। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एंटी फ्रॉड सेंटर लिखा था। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ वही ब्यूरो का चीफ झाव था। मैंने रोते हुए कहा, चीफ, मुझे बचा लो, यहाँ कमांडो भेजो। चीफ ने एक सेकंड की शांति ली और बोला, बेटा, वो चुड़ैल 3 मिनट में पूरे शहर के 30 लाख लोगों को मार सकती है। हमारी पूरी फोर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर अच्छी बात यह है कि वो तुम्हें मार नहीं रही है, बल्कि तुम में इंटरेस्ट ले रही है। इसलिए देश के लिए तुम्हारी ड्यूटी ये है कि वो जो मांगे उसे दे दो। अपनी इज्जत दांव पर लगा दो, उसे खुश रखो, हम तुम्हें सबसे बड़ा मेडल देंगे। और उसने फ़ोन कर दिया।
मैं फ़ोन हाथ में लिए पत्थर बन गया। मतलब सरकार ने मुझे बेच दिया? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो चुड़ैल मुस्कुरा रही थी। उसने मेरी सारी बातें सुन ली थीं। उसने मेरी छाती पर उंगली फेरते हुए कहा, तो चीफ ने कहा है कि मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करो। उसने हाथ हिलाया और मेरा फ़ोन हवा में उड़कर चकनाचूर हो गया। वो पूरी तरह से मेरे ऊपर आ गई। उसने अपने सफ़ेद चमकते हुए पैर से मेरे स्पॉन्ज बॉब वाले पजामे को फंसाया और उसे ऊपर खींचने लगी। एक सेकंड के लिए तो मेरे अंदर का सख्त लौंडा पिघल गया कि भाई पैर तो बड़े गोरे हैं। और अगले ही पल मुझे अपनी जान की फिक्र हुई। तो मैंने अचानक हिम्मत जुटाई और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। मैंने एकदम सीरियस होकर और दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाकर कहा, लाल चुड़ैल दीदी, आखिर आप मुझे समझती क्या है? और आप खुद को क्या समझती हैं? ये नया ज़माना है। मुगलों और राजाओं का टाइम 100 साल पहले ही खत्म हो चुका है। हम मॉडर्न ज़माने के लोग हैं। हमारे यहाँ आज़ाद प्यार होता है, वो भी धीरे-धीरे। ऐसे पहली ही मुलाकात में जानवरों की तरह टूट पड़ना हमारा स्टाइल नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर आत्मा है। ये सुनकर लाल चुड़ैल मुझे घूरने लगी। मैंने मौका देखकर खिड़की की तरफ इशारा किया और बोला, देखो, ना कोई फूल है, ना हमने साथ में कोई फ़िल्म देखी, यहाँ तक कि कोई शादी की रस्में भी नहीं हुई। तुम सोच रहे हो कि इतनी आसानी से मुझे पालोगी? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। चुड़ैल को लगा कि मैं कोई भारी डिमांड करने वाला हूँ। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो पतिदेव का क्या इरादा है? क्या हम पहले बैठकर एक दूसरे को जानेंगे? मैंने तुरंत अपनी 3 उँगलियां खड़ी की और बोला, अगर मुझे पति मानते हो तो मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त, जब तक हमारी बॉन्डिंग नहीं होती तुम किसी इंसान को नहीं खाओगी। दूसरी शर्त, मुझे काम पर जाकर पैसे कमाने हैं तो तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी। और तीसरी शर्त, हमारी एक प्रॉपर इज्जतदार शादी होनी चाहिए। चुड़ैल हंसने लगी। उसने मेरे कान के पास आकर बोला, ठीक है, सब मान लूंगी, पर मुझे 50 साल से भूख लगी है। अगर तुम मुझे आज रात संतुष्ट नहीं कर पाए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना बोलकर उसने मुझे छोड़ दिया। मैं तुरंत जान बचाकर बिस्तर से उठा और अलमारी की तरफ भागा। दीदी, बस 5 मिनट दो, तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बढ़िया खाना लाता हूँ। 5 मिनट बाद मैं टेबल पर 2 कटोरी सस्ती वाली कप नूडल्स मैगी लेकर आया। उसमें से गरम गरम भाप निकल रही थी। साथ में मैंने डेकोरेशन के लिए ऊपर 2 हार्ट शेप वाले सस्ते सॉसेज भी काट कर रख दिए थे। मैंने नूडल्स आगे खिसका कर कहा, ये लो, नए ज़माने की शानदार दावत। चुड़ैल ने वो नूडल्स देखे और बड़ी अजीब नज़रों से एक नूडल उठाया। इधर ज़मीन के 300 मीटर नीचे 749 ब्यूरो के हेडक्वार्टर में सारे साइंटिस्ट और चीफ झाव सिर पकड़कर खड़े थे। उनकी स्क्रीन पर दिख रहा था कि मैं उस एसएसएस लेवल की मौत की देवी को 10 रुपए वाली मैगी खिला रहा हूँ। एक साइंटिस्ट चिल्लाया, ये पागल हो गया है, ये खुदकुशी कर रहा है। क्या वो चुड़ैल को फूड पॉइजनिंग से मारना चाहता है? और जैसे ही लाल चुड़ैल ने वो नूडल मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठी। भाई साहब, एक ऐसी चुड़ैल जिसने 50 सालों से सिर्फ कच्चा खून और ठंडा गोश्त खाया हो, उसके लिए इस आधुनिक जमाने के एमएसजी और केमिकल मसालों से भरी मैगी का स्वाद किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। वो इंडस्ट्रियल मसालों का तगड़ा स्वाद उसके दिमाग पर सीधा असर कर गया। वो मजे से पूरी कटोरी चट कर गई। खाने के बाद वो आराम से उठी। उसने कहा, तुम्हारी दावत तो मुझे पसंद आई। अब चूंकि मैंने तुम्हारा दिया खाना खा लिया है तो लो मेरा तोहफा। उसने अपनी उंगली से एक चमकती हुई खून की बूंद निकाली और सीधा मेरे खुले हुए मुंह में डाल दी। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मुझे लगा उसने मुझे जहर दे दिया है और अब मैं भी जॉम्बी बन जाऊंगा। पर जहर तो दूर की बात है, वो खून की बूंद अंदर जाते ही मेरे शरीर में एक गजब की गर्मी दौड़ गई। मेरी आंखें तेज हो गईं और शरीर की सारी थकान दूर हो गई। उधर 749 ब्यूरो में तो जैसे भूकंप आ गया था। मशीनों के मीटर फटे थे। चीफ झाओ स्क्रीन देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, ये तो उसका मूल खून ओरिजिन ब्लड है। ये राक्षसों की दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस लड़के ने सिर्फ 2 कटोरी मैगी से एसएसएस लेवल की चुड़ैल को अपना रक्षक बना लिया। चीफ ने तुरंत अपने स्टाफ से कहा, जल्दी इस लड़के की पूरी कुंडली निकालो, चेक करो कि कहीं इसके परदादा कोई महान तांत्रिक तो नहीं थे। इधर मैं इन सबसे अनजान चुपचाप अपने बिस्तर के कोने में दुबक कर सोने की कोशिश कर रहा था। लाल चुड़ैल मेरे बगल में आकर लेट गई और उसने अपना बर्फ जैसा ठंडा पैर मेरे ऊपर रख दिया। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, तुम सोच रहे थे कि 2 कटोरी नूडल्स से मुझे बहला लोगे? अब मैंने तुम्हें अपना खून दे दिया है। इस जन्म में, अगले जन्म में और उसके भी अगले जन्म में तुम सिर्फ मेरे रहोगे। उसने अपने ठंडे हाथ से मेरी आंखें बंद की और मैं सो गया। अगली सुबह का सीन सीधा मेरी कॉलेज की क्लासरूम में खुलता है। मैं लास्ट बेंच पे बैठा था और मेरा सीधा हाथ और पूरा शरीर सुन्न पड़ा था। मुझे लग रहा था जैसे रात भर किसी ने मुझे जकड़ कर रखा हो। मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा था और मेरे दिमाग में सिर्फ आज सुबह घर से निकलने से पहले का वो नज़ारा घूम रहा था। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो लाल चुड़ैल मेरी सफ़ेद रंग की बड़ी सी शर्ट पहने हुए दरवाजे पर खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में उसकी गोरी टांगें चमक रही थीं। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने हाथ में एक छोटी सी चांदी की घंटी पकड़ रखी थी और उसे हिलाते हुए मुझे देखकर एक बेहद कातिलाना और खतरनाक स्माइल दे रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, पतिदेव, जल्दी घर आना। अगर सूरज ढलने तक तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे कॉलेज आकर तुम्हें पकड़ लूंगी। उसने अपनी छोटी सी जीभ बाहर निकाली
अपने नुकीले दांतों को चाटा और बोली, और हाँ, मैं ये भी टेस्ट करूंगी कि आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स के दिमाग का टेस्ट स्ट्रॉबेरी जैसा होता है या नहीं। ये सुनकर मेरी तो वहीं पर हवा टाइट हो गई और मैं डर के मारे ज़मीन पर गिरने ही वाला था। मैंने तय कर लिया कि पूरे कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए मुझे किसी भी हाल में टाइम पर ड्यूटी खत्म करके घर आना ही पड़ेगा। ये मेरा डर नहीं था, ये तो मेरा सबके लिए महान प्यार था। कुछ देर बाद मैं क्लास में लास्ट बेंच पर बैठा था। तभी क्लास का दरवाज़ा खुला और हमारे काउंसलर लाओ झांग घबराए हुए अंदर आए। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, चेन आंजी, थोड़ा बाहर आओ, प्रिंसिपल तुम्हें बुला रहे हैं। पूरी क्लास की 100 से ज़्यादा आंखें तुरंत मेरे ऊपर गड़ गईं। सब सोच रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्या कांड कर दिया कि प्रिंसिपल खुद मुझे बुलवा रहे हैं। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने सुन्न पड़े हुए दाएं हाथ को बाएं हाथ से पकड़ा और अपनी जगह से उठ गया। मैंने सोचा, लो आ गई मेरी मौत, 8 घंटे लेट ही सही, पर ये आफ्टर सेल्स सर्विस आ ही गई। लेकिन जैसे ही मैं प्रिंसिपल के ऑफिस वाले कॉरिडोर में पहुंचा, वहां का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। कॉलेज का वो गंजा प्रिंसिपल जो हमेशा अपना भौकाल बनाए रखता था, वो इस वक्त पसीने से भीगा हुआ दरवाजे के बाहर एक दरबान की तरह खड़ा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने ही ऑफिस के अंदर जा सके। कॉरिडोर के दोनों तरफ काले कपड़े पहने हुए हथियारों से लैस एलीट कमांडोज खड़े थे। वहां की हवा में एक अलग ही खौफ और मौत जैसा सन्नाटा था। मैं जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, एक कमांडो ने साइड होकर मेरे लिए उस भारी लाल लकड़ी के दरवाजे को खोल दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर प्रिंसिपल की डेस्क के पीछे जो आदमी बैठा था, वो और कोई नहीं बल्कि कल रात मुझे मरने के लिए छोड़ देने वाला 749 ब्यूरो का चीफ झाओ गोबांग था। जैसे ही चीफ झाओ ने मुझे देखा, उसके चेहरे पर अचानक से एक बेहद प्यारी और ओवर एक्टिंग वाली स्माइल आ गई। वो सीधा डेस्क के पीछे से उठकर आया और उसने खुद मेरे लिए प्रिंसिपल की वो महंगी लेदर वाली बॉस चेयर पीछे खींची। वो बोला, कॉमरेड चेन आंजी, तुमने बहुत मेहनत की, बहुत थक गए होगे। चीफ झाओ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख और इज्जत थी। वो आगे बोला, कल रात बहुत थक गए होगे ना? बाह में दर्द तो नहीं है? क्या तुम्हारी कमर अभी ठीक है? क्या मैं तुम्हारे लिए ब्यूरो के सबसे बेस्ट डॉक्टर को बुलाऊं जो तुम्हें कुछ तगड़ी ताकत की दवाइयां दे सके? टेंशन मत लो, सब सरकारी खर्चे पर होगा। दरवाजे की दरार से बाहर खड़ा प्रिंसिपल ये देखकर सदमे में था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि एक इतना बड़ा चीफ, जिसके सामने मेयर भी कुर्सी छोड़ देता है, वो एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए चेयर खींच रहा है। प्रिंसिपल सोचने लगा कि आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है। मैं उस चेयर पर नहीं बैठा। मैंने अपने मुंह पर एक शातिर स्माइल ला दी और अपना एक्टिंग मोड ऑन कर लिया। मैंने कहा, चीफ झाओ, कल रात आपने फ़ोन बहुत जल्दी काट दिया था ना? क्या सिग्नल चला गया था? चीफ झाओ की स्माइल गायब हो गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी इज्जत बचाते हुए कहा, वो उस वक्त सिचुएशन बहुत इमरजेंसी वाली थी। मुझे बेहतर बैकअप प्लान ढूंढने के लिए टैक्टिकल रिट्रीट करना पड़ा था। उसने जैसे ये बोला, मैंने अपनी आवाज़ तेज़ की और रोने वाला, गुस्से भरा मुंह बनाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। आपने एक लाइन में कह दिया कि उसकी सारी मांगें पूरी कर दो। क्या आपको पता है उस बड़ी बहन की मांगें क्या थीं? वो इंसान खाना चाहती थी। वो मुझे पूरा चूस कर सुखाना चाहते थे, और तो और वो मेरे दिल और कलेजे को काट कर अपना हैंगओवर उतारने वाला सूप बनाना चाहती थी। अगर मैंने अपनी चालाकी से उसे वो केमिकल मसाले वाली मैगी ना खिलाई होती, तो इस वक्त मैं किसी नाले में एक कचरे की तरह पड़ा होता। मैं और जोर से बोला, और आपको पता है उन 2 कटोरी मैगी में कितनी फीलिंग्स जुड़ी थी? मुझे पता था कि इस वक्त गुस्सा नहीं किया तो मैं बेवकूफ़ लगूंगा। मैं जितना बेचारा बनूंगा, सौदेबाजी में मुझे उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। चीफ झाओ को भी पता था कि गलती उसकी है, इसलिए वो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मेरी मिलाने लगा। वो घूमा और अपने ब्रीफकेस से उसने एक सरकारी रेड लेटर डॉक्यूमेंट और एक ब्लैक कलर का आईडी कार्ड निकाला। उसने दोनों हाथों से वो मुझे देते हुए कहा, ये ब्यूरो की तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा है। मैंने एक नज़र डॉक्यूमेंट पर डाली जिसमें लिखा था, कॉमरेड चेन आंजी को 749 ब्यूरो का स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनाया जा रहा है। चीफ झाओ बोला, चेन आंजी, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, पर तुम्हें समझना होगा कि वो एक एसएसएस लेवल की खतरनाक मॉन्स्टर है। वो एक चलता फिरता तूफान है जो एक सेकंड में पूरे शहर को श्मशान बना सकती है। चीफ झाओ अचानक से सीरियस हो गया और बोला, और तुम पिछले 50 सालों में अकेले ऐसे इंसान हो जो उसका गुस्सा शांत कर पाया, और जिसके साथ वो एक ही बिस्तर पर सोने को तैयार हो गई, और उसने तुम्हें खाया भी नहीं। ये देश की तरफ से तुम्हारी पक्की सरकारी नौकरी है, तुम्हें स्पेशल अलाउंस मिलेगा, और तुम्हारे पास हाई लेवल इम्यूनिटी होगी। देश से गद्दारी छोड़कर तुम इस शहर में जो चाहो वो कर सकते हो। मेरा दिमाग हिल गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेटर? क्या मैं इतनी जल्दी सरकारी अफसर बन गया? चीफ झाओ ने मेरा रिएक्शन देखा और आगे बोला, बेशक, पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हारा सिर्फ एक ही मिशन है। उसने अपनी एक उंगली उठाई और एकदम कसम खाने वाले अंदाज में बोला, तुम्हें उसके साथ रोमांस करना है। मैं अपनी थूक से अचानक हंसने लगा। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि यह आदमी मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? चीफ झाओ बोला, उस एसएसएस लेवल चुड़ैल को अपने प्यार में पागल कर दो। उसे अपने आप से इतना जोड़ लो कि वो तुम्हारे बिना रह न सके। आखिर में उसे हमारे देश के साइड पर ले आओ। कम से कम उसे हमारा दुश्मन तो मत बनने दो। चीफ झाओ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, ब्यूरो ने इसके लिए स्पेशल परमिशन पास कर दी है। तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे मिलेंगे, रिसोर्सेज चाहिए तो रिसोर्सेज मिलेंगे।
बस ध्यान रखना कि वो किसी इंसान को ना मारे। मेरा दिमाग चलने लगा। क्या ये वही फेमस सरकारी खर्चे पर रोमांस है? मतलब मैं सरकारी दामाद बन गया? मैंने 2 सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर मैं उस महंगी लेदर चेयर पे आराम से पीछे होकर बैठा, अपने पैरों को ऊपर रखा और अपना सुन्न पड़ा हुआ हाथ मसलते हुए बोला। मैंने वो ब्लैक आईडी कार्ड अपने पॉकेट में डाला और एकदम शातिर स्माइल देते हुए कहा, चीफ साहब, चूंकि ये मेरी जान की कीमत है तो आपको पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे। आखिरकार मेरी उस बीवी की भूख छोटी नहीं है। चीफ झाओ बिना एक शब्द कहे मुड़ा और उसने अपनी दराज से एक भारी तांबे की चाबी निकाली और टेबल पर पटक दी। उसने कहा, जियांगचिंग नंबर 1 यार्ड, नदी के किनारे एक अकेला बड़ा सा विला, फुल्ली फर्निश्ड। इसकी मार्केट वैल्यू 80 करोड़ है। आज से ये तुम्हारा हुआ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं सदमे में था। 80 करोड़? इतनी जल्दी मान गया? क्या यही अमीर लोगों की दोस्ती का मजा है? उसके बाद चीफ झाओ ने एक ब्लैक कार्ड मेरी तरफ खिसकाया और बोला, कॉम्बैट रेडीनेस फंड सप्लीमेंट्री कार्ड, इसमें अनलिमिटेड बैलेंस है। तुम्हारा सार खर्चा ब्यूरो उठाएगा। चीफ ने एकदम सॉलिड आवाज में मुझे कंफर्म किया। चीफ झाओ ने मेज पर एक ब्लैक कार्ड रखते हुए एकदम सॉलिड आवाज में कहा, अनलिमिटेड बैलेंस है, सारा खर्चा ब्यूरो उठाएगा। फिर उसने धीरे से जोड़ा, इसका पासवर्ड 6 बार 8 है। मेरा हाथ हल्का सा कांप गया। मैंने सोचा, ये सरकारी दामाद वाली नौकरी थोड़ी रिस्की तो है, पर भाई पैसा बहुत है। मैंने अपनी हिम्मत बटोरी और एक भारी डिमांड कर दी, मैं कॉलेज में कितनी भी छुट्टियां मारूं, पर मेरे नंबर फुल आने चाहिए। चीफ झाओ ने हाथ हिलाते कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं, तुम चाहो तो कल ही तुम्हें कॉलेज का प्रिंसिपल बना दो। मुझे समझ आ गया कि पैसे में कितनी पावर होती है। मैंने चुपचाप वो ब्लैक कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर और विला की चाबी उठाई। मैंने अपने कपड़े ठीक किए। भले ही मैंने 50 रुपए वाली सस्ती शर्ट पहनी थी, और उस वक्त मेरा भौकाल और स्वैग किसी राजा से कम नहीं था। मैंने मन में ठान लिया, ये सरकारी दामाद की नौकरी तो मैं ही करूंगा। सूरज ढल रहा था और मैं अपने उस खटारा सीलन भरे कमरे में वापस आ गया। मैंने चेहरे पर एक बहुत बड़ी चापलूसी वाली स्माइल चिपकाई और दरवाज़ा खोलते ही बोला, लाल चुड़ैल दीदी, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। हमारे पास अब एक बहुत बड़ा और शानदार घर है। तभी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो लाल चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके पैर की चांदी की घंटी हिल रही थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके हाथ में एक मुड़ी तुड़ी पुरानी किताब थी जिसका नाम था प्यार में कैद 365 दिन। मुझे याद आया, ये वही घटिया रोमांटिक नॉवेल था जो शायद पिछला किराएदार छोड़ गया था। चुड़ैल मेरी तरफ पलटी। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। वो बोली, प्रतिदेव, तुम आ गए। इस किताब में लिखा है कि अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो वो उसे एक सोने के पिंजरे में एक तहखाने में कैद करके रखता है, ताकि वो कहीं जा ना सके और उसकी आंखों में सिर्फ मैं ही रहूं। चुड़ैल मेरे पास तैरती हुई आई, मेरी ठुड्डी को अपनी उंगली से उठाया और बोली, ये कमरा बहुत छोटा है, यहाँ कोई तहखाना भी नहीं है। प्रतिदेव, अभी तुम किसी बड़े घर की बात कर रहे थे ना? क्या हम वहां जाकर प्यार का ये खेल खेलें? मैंने अपनी जेब में पड़ी जियांगचिंग के नंबर 1 विला की चाबी को छुआ और मैं अंदर ही अंदर चीफ झाओ को गालियां देने लगा। चीफ झाओ, तेरी ऐसी की तैसी। उस 80 करोड़ के नए विला में सच में एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड तहखाना है। मुझे ये घर नहीं चाहिए, ये नौकरी नहीं चाहिए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद मैं और वो चुड़ैल जियांगचिंग के सबसे आलीशान नंबर 1 विला के अंदर थे। मैंने उस भारी नक्काशी वाले दरवाजे को खोला तो अंदर का महल जैसा हॉल और झूमर देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। और चुड़ैल को इन सब अमीरी से कोई मतलब नहीं था। वो सीधा सीढ़ियों से नीचे गई, एक छुपे हुए दरवाजे की तरफ। वो मुस्कुराकर बोली, पतिदेव, नीचे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा दिल जोर से धड़का और सारी खुशी गायब हो गई। मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे तहखाने में गया। वहां क्लैप की आवाज़ के साथ लाइट जली और जो नज़ारा दिखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो कोई नॉर्मल तहखाना नहीं था, वो एक टॉर्चर रूम था। वहां लोहे के बड़े बड़े पिंजरे, अजीबोगरीब लकड़ी के घोड़े, हथकड़ियां, चाबुक और ना जाने क्या क्या हथियार रखे थे। ये देखकर कोई भी कह सकता था कि इस घर का पुराना मालिक कोई बहुत बड़ा साइको और पागल इंसान रहा होगा। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, उस पागल को तो 5 मिनट तक लगातार गोलियां मारनी चाहिए। तभी चुड़ैल ने हल्की सी स्माइल दी। उसने अपना हाथ हिलाया और खचा की आवाज़ के साथ एक ठंडी लोहे की हथकड़ी उड़कर आई और मेरी बाईं कलाई में कस गई। उसका दूसरा सिरा दीवार से बंधा हुआ था। मैं घबरा गया और चिल्लाया, दीदी, ये क्या कर रही हो? हम समाजवादी देश के लोग हैं, ये कानूनी देश है। चुड़ैल हवा में तैरते हुए मेरे पास आई। उसने दीवार पर टंगे कोड़े और मोमबत्तियों की तरफ इशारा किया और बड़े कातिलाना अंदाज में बोली, आज रात हम किससे खेलेंगे? मेरे पसीने छूट गए। अगर मैं यहाँ बंधा रह गया तो मैं पक्का इसका राशन खाना बन जाऊंगा। मुझे इसे बातों में फंसाना ही होगा। मैंने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, छी, कितना घटिया है ये। मेरी तेज आवाज़ सुनकर चुड़ैल के हाथ से कोड़ा छूटते छूटते बचा। वो चौंक गई। मैंने अपने खुले हुए दाएं हाथ से उसकी उस किताब की तरफ इशारा किया और एकदम कॉन्फिडेंस से बोला, तुम बेवकूफ़ बन गई हो। ये किताब 10 साल पुरानी पायरेटेड कॉपी है। आजकल की लव स्टोरीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नए ज़माने में प्यार ऐसे नहीं जताया जाता। चुड़ैल ने अपना सिर टेढ़ा किया और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। वो बोली, अच्छा,
तो आजकल के ज़माने में क्या होता है? मैंने एकदम सॉलिड आवाज़ में कहा, पैसा, मटेरियल किसी को पूरी तरह से अपना बनाने का असली तरीका है, उसे महँगे गिफ्ट्स देना। अगर प्यार में पैसा और शॉपिंग नहीं है, तो वो प्यार वैसा ही है जैसे बिना मसाले की सूखी मैगी। उसमें कोई आत्मा नहीं होती। ये मैगी के मसाले वाला डायलॉग सुनकर चुड़ैल की आंखों में चमक आ गई। उसे याद आया कि वो मसाला कितना टेस्टी था। मुझे लगा कि तीर निशाने पर लग गया है। मैंने तुरंत अपनी जेब से वो ब्लैक कार्ड निकाला जो चीफ झाओ ने दिया था। मैंने उसे हवा में लहराते हुए कहा, ये देखो, ये है देश का दिया हुआ दहेज, अनलिमिटेड बैलेंस। तुम जो कहोगी मैं वो खरीदूंगा। मैं तुम्हें पूरे जियांगचेन शहर की सबसे खुशनसीब औरत बना दूंगा। इसे कहते हैं असली प्यार और भौकाल, समझे? चुड़ैल ने उस छोटे से ब्लैक कार्ड को देखा और फिर मेरी शक्ल देखी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मजेदार और गहरी स्माइल आ गई। उसने कहा, बड़ा दिलचस्प है। पैर कांप रहे हैं, फिर भी मुंह से कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने अपनी उंगली हिलाई और क्लिक किया, उसके साथ मेरी हथकड़ी खुल गई। मैं आज़ाद हो गया। मैंने तुरंत एक कुर्सी खींची, उस पर बैठा और अपना मोबाइल निकाल लिया। मैंने स्क्रीन उसकी तरफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसे कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। इंसानों की आधी खुशी इसी में छिपी है। अगले आधे घंटे तक मेरे फोन से सिर्फ पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज़ें आती रहीं। चुड़ैल बड़े मज़े से स्क्रीन पर आ रही सुंदर सुंदर ड्रेसेस और डिज़ाइनर हील्स की फ़ोटोज़ देख रही थी। उसकी आंखों में एक नया ही शौक चमक रहा था। मैंने 1,000 रुपये वाली हील्स बुक करते हुए कहा, भले ही तुम इसे पहनो या ना पहनो, पर सजाने के लिए अच्छी लगेंगी, खरीद लो। तभी मैंने चालाकी से स्क्रीन पर PS5 प्लेस्टेशन 5 गेमिंग कंसोल खोला और उसे भी कार्ट में डाल दिया। मैंने आंख मारते हुए कहा, और ये मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलकर तुम्हारा टाइम पास कर सकूं। मैंने फ़ोन की स्क्रीन चुड़ैल की तरफ करते हुए कहा, इसे भी खरीद लो। ये लेटेस्ट PS5 गेमिंग मशीन है। ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हारे साथ गेम खेलकर तुम्हारा टाइम पास कर सकूं। किसी और का अनलिमिटेड पैसा उड़ाने में जो मज़ा था उसने मेरा सारा डर खत्म कर दिया था। और मेरी ये खुशी बस थोड़ी ही देर की थी। आधे घंटे बाद लाल चुड़ैल ने फ़ोन साइड में रख दिया। वो मुस्कुराई और बोली, पतिदेव, शॉपिंग तो हो गई, पर मुझे अभी भी थोड़ी भूख लग रही है। मैं घबरा गया। अरे दीदी, अभी तो हम कितने मज़े से बात कर रहे थे। तुमने मेरे दिए हुए महंगे गिफ्ट्स भी ले लिए। तुम ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखा सकती। चुड़ैल ने मेरी एक ना सुनी और मेरे करीब आने लगी। गिफ्ट अपनी जगह है और रात का खाना अपनी जगह। मैं पीछे खिसकता गया। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्या हम थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं? मैं अभी तुम्हारे लिए बाहर से खाना मंगवा देता हूँ। बत्तख के खून का सूप या ताज़ा सुअर का खून, बस उसमें प्याज और लहसुन मत डलवाना। उसने कहा, नहीं। और अचानक उसने अपने दोनों हाथ मेरे गले में डाल दिए। वो एकदम प्यार से पर खतरनाक आवाज़ में बोली, मैं बस एक बाइट लूँगी, ठीक है? मैंने सोचा, अगर सिर्फ एक बाइट की बात है तो शायद मैं ना मरूं। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद की और गर्दन आगे कर दी। ठीक है, पर धीरे से काटना और निशान मत छोड़ना, कल मुझे कॉलेज जाना है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ठरकी समझे। चुड़ैल हंसी और अगले ही पल उसने मेरे गले की धड़कती हुई नस पर अपने नुकीले दांत पूरी ताकत से गड़ा दिए। दांत स्किन में घुसे और मुझे लगा जैसे मेरा सारा खून तेजी से बाहर खिंच रहा है। मेरी जान निकलने लगी। और उसी पल मौत के इस डर के बीच मेरे शरीर के अंदर जैसे कोई बड़ा स्विच ऑन हो गया। मुझे याद आया उस रात कब्रिस्तान में ताबूत खोलते वक्त जो भयंकर आसमानी बिजली मुझ पर गिरी थी, वो मेरे शरीर की कोशिकाओं में गहराई में छुप गई थी। आज इस चुड़ैल की ठंडी राक्षसी ऊर्जा मिलते ही वो बिजली का पावर हाउस फट पड़ा। बूम! मेरे घाव से काले रंग की भयंकर बिजली सीधे चुड़ैल की जीभ से होते हुए उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वो करंट इतना तेज था कि वो SSS लेवल की चुड़ैल एक झटके में उछलकर दूर लेदर के सोफे पर जा गिरी। उधर तहखाने में चुड़ैल के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके सिर से धुआं निकल रहा था। कमरे में बाल जलने की बदबू आ रही थी और वो अपना लाल होंठ पकड़कर हैरान बैठी थी। मैं खुद सदमे में था। मैंने अपना सुलगता हुआ हाथ देखा जिससे अभी भी काले करंट की चिंगारियां निकल रही थीं। मैंने सोचा, क्या मैं लीकेज वाली बैटरी बन गया हूँ? गए काम से। मैंने उसे खाना तो नहीं दिया, उल्टे क्लाइंट को ही करंट मार दिया। ये तो फूड सेफ्टी का बहुत बड़ा क्राइम हो गया। अब वो पक्का गुस्से में मुझे फाड़ कर रख देगी। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने ही वाला था कि मैंने छुपकर उसकी तरफ देखा, पर गुस्सा करने की जगह लाल चुड़ैल ने अपनी जीभ से अपने लाल होठों को चाटा। वो उठी और धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगी। उस रात की आसमानी बिजली तुम्हारे शरीर में घुस गई थी? उसने मुझे वापस दीवार से लगा दिया। उसने अपनी लंबी उंगली से मेरे घाव से निकल रहे उस काले धुएं को छुआ और फिर अपनी उंगली मुंह में डालकर उसे चूसने लगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, हम इसका स्वाद तो एकदम झन्नाटेदार और मसालेदार है। मुझे तो इसकी लत लग जाएगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं सोचने लगा, ये कौन सी नई बीमारी है? भूतों को मारने वाली आसमानी बिजली इसे मसालेदार लग रही है। क्या मैं कोई चलता फिरता इन्वर्टर या जनरेटर बन गया हूँ? इधर ये सब चल रहा था और उधर विला की बाहरी दीवार पर एक साया खुदा। वो एक बूढ़ा तांत्रिक था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, आंखों पर काला चश्मा था और हाथ में एक कंपास था। उसने विला की दूसरी मंजिल से निकलती लाल रोशनी को देखा और बड़बड़ाया, अरे बाप रे, कितनी भयंकर राक्षसी ऊर्जा है।
वो लड़का पक्का चुड़ैल के जाल में फंस गया है, उसकी मौत पक्की है। बूढ़े तांत्रिक ने शातिर स्माइल दी और अपने झोले से एक लकड़ी की तलवार निकाली। आज ये तांत्रिक भगवान के नाम पर इंसाफ करेगा और लगे हाथ इस बड़े विला का वास्तु दोष दूर करके 10-20 लाख रुपए अपनी रिटायरमेंट के लिए भी कमा लेगा। लड़के डरना मत, तेरा दादा आ रहा है तुझे बचाने। तहखाने के अंदर मैं अभी भी दीवार से लगा खड़ा था। चुड़ैल मुझे घूर रही थी। मैंने सफाई देते हुए कहा, दीदी मेरा यकीन करो, मैंने कोई हमला नहीं किया। ये प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, शायद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। चुड़ैल हंसने लगी। लीकेज? पतिदेव तुम बड़े नए नए शब्दों का इस्तेमाल करते हो। उसने अपनी उंगली से मेरे सीने पर इशारा किया, जिससे मेरे अंदर की जलन शांत हो गई। बोली, वो आसमानी बिजली और मेरी राक्षसी ऊर्जा, ये दोनों मिलकर तुम्हें बम की तरह फाड़ सकती थी, और तुमने मेरा खून पिया था, जिसने एक बफर ढाल का काम किया। अब मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी प्रजाति के इंसान बन गए हो, पर तुम्हारे इस करंट वाले खून का स्वाद नॉर्मल खून से लाख गुना बेहतर है। एकदम कड़क है। मेरा मुंह लटक गया। मतलब अब मैं कोई इलेक्ट्रिक जनरेटर बन गया हूँ? तभी अचानक धड़ाम, बेसमेंट का भारी लोहे का दरवाजा किसी ने जोरदार लात मारकर तोड़ दिया। धूल और धुएं के बीच से वही बूढ़ा तांत्रिक लकड़ी की तलवार लिए अंदर घुसा। उसने फुल भौकाल में चिल्लाकर कहा, ओ खौफनाक शैतान, मेरी नज़रों के सामने तू इस इंसान का खून चूस रही है। आज मैं तेरा। पर बोलते बोलते उसकी नज़रें सामने खड़ी लाल चुड़ैल पे पड़ी, जिसके कपड़े करंट लगने से थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। बूढ़े तांत्रिक की नज़र अस्त व्यस्त कपड़ों वाली लाल चुड़ैल पर पड़ी। फिर उसने कोने में सिकुड़े हुए मेरी डरी हुई शक्ल देखी, और आखिर में पूरे फर्श पर फैले हुए उन खौफनाक हथियारों, चाबुकों और लोहे की जंजीरों को देखा। तांत्रिक ने एक ठंडी सांस ली और हैरानी से बोला, आजकल के जवान लड़के इतना खतरनाक खेल खेलते हैं। फिर वो तांत्रिक तुरंत अपने पवित्र साधु वाले अवतार में आ गया और मेरी तरफ उंगली उठाकर दुखी मन से बोला, हमारा शरीर हमारे माता पिता की देन है, और तू है नादान बालक, एक सुंदर चेहरे के लालच में इस चुड़ैल के हाथों खुद को निचोड़वाने के लिए तैयार हो गया। देख अपना चेहरा, खून चूस चूस कर इसने तुझे कितना पीला कर दिया है। आज ये साधु भगवान के नाम पर तेरा इंसाफ करेगा और तुझे बचाएगा। ये बोलते बोलते उस बूढ़े की लालची नजरें लाल चुड़ैल की कलाई पर बंधे उस बेहद कीमती ब्लड जेड खूनी पत्थर के कंगन पे टिक गईं। मैंने कान मारते हुए कहा, ताऊ, क्या तुम सच में मुझे बचाने आए हो? तुम्हारी तो लाल टपक कर उस कंगन पर गिरने वाली है। लाल चुड़ैल पहले हमला करने ही वाली थी, पर अचानक उसकी आंखों में एक शरारत चमकी। वो तुरंत मेरे पीछे छुप गई, मेरे कपड़े कसकर पकड़ लिए और अपनी आवाज में रोना भरते हुए एकदम डरने की एक्टिंग करने लगी। पतिदेव, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या यही वो बुरा आदमी है जिसके बारे में आप बता रहे थे? ये तो बहुत खूंखार है। मेरी तो आंखें फटी रह गईं। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया, अरे दीदी, ये एक्टिंग बहुत ज्यादा ओवर हो गई। ऑस्कर वाले तुम्हें एक अवार्ड उधार देंगे। अभी 2 मिनट पहले तुम मुझे फाड़ कर खाने वाली थी, और अब ये अबला नारी बनने की नौटंकी। तांत्रिक ने अपनी लकड़ी की तलवार मेरी तरफ की। ये साधु ड्रैगन माउंटेन का बहुत बड़ा तांत्रिक है। मुझे तेरे माथे पर काला साया दिख रहा है। तू इस चुड़ैल के वश में है। जल्दी इधर आ, मैं तेरा झाड़ फूंक करूंगा। एक बार झाड़ फूंक के 8,000 रुपये लगेंगे। छोटा बिजनेस है, कोई उधार नहीं चलेगा। क्यूआर कोड से पेमेंट भी एक्सेप्टेड है। मैंने अपना माथा पीट लिया। गुरुजी, आपका बिजनेस तो बहुत सेट है। तांत्रिक को गुस्सा आ गया। चूंकि तू मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मैं पहले इस चुड़ैल को भस्म करूंगा, तेरा सारा भ्रम तोड़ दूंगा। उसने अपने झोले से एक पीला कागज तावीज निकाला, कुछ मंत्र बुदबुदाए और उसे हवा में फेंक दिया। जाओ। वो कागज अचानक एक फुटबॉल जितने बड़े आग के गोले में बदल गया और सीधे मेरी तरफ आने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए साइड में कूदने ही वाला था कि चुड़ैल की ठंडी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, हिलना मत। मेरे पैर जमीन पर ऐसे चिपक गए जैसे फेविक्विक लगा हो। चुड़ैल ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, पतिदेव, घर में चोर घुस आया है। तुम एक मर्द हो, क्या तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे, या मुझ जैसी कमजोर औरत को हाथ उठाना पड़ेगा? मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया, काहे की कमजोर औरत? वो आग का गोला है, मेरी जान निकल जाएगी। चुड़ैल ने मेरी गर्दन पर पीछे से फूंक मारी और खतरनाक आवाज में बोली, या तो वो मरेगा या तुम मरोगे, या फिर आज रात मैं तुम दोनों को काटकर कोफ्ते बनाऊंगी। मरता क्या ना करता। मैंने हार मान ली और फिल्मों के किसी बड़े मास्टर की तरह पोज बनाते हुए अपना हाथ आगे किया और पूरी ताकत से चिल्लाया, मर जा। पर मेरी उंगली से सिर्फ एक रत्ती भर की काली चिंगारी निकली। एकदम फुस, हवा में सन्नाटा छा गया। वो आग का गोला मेरे सिर के ऊपर से सनसनाता हुआ निकला और पीछे महंगी शराब की अलमारी पर जाकर फट गया। सारी शराब जमीन पर बह गई। बूढ़ा तांत्रिक अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। बस यही, बस इतना ही। मैं तो समझा था तू कोई बहुत बड़ा काला जादूगर है। तू तो इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से मुझे करंट मारना चाहता था। लड़के, तेरी किडनी कमजोर हो गई है, मैं तुझे ताकत की पुड़िया दूंगा। मेरी तो इज्जत का फालूदा हो गया था। तांत्रिक ने हंसना बंद किया और खूंखार चेहरे के साथ बोला, बहुत हंसी मजाक हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इस विला पर अब मेरा कब्जा होगा। उसने अपनी लकड़ी की तलवार को घुमाया।
जो अब सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और सीधे मेरे दिल की तरफ वार कर दिया। मैं पीछे खिसकते हुए दीवार से जा लगा। मेरे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी चुड़ैल का ठंडा शरीर मेरी पीठ से आकर चिपक गया। उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाली और मेरे कांपते हुए हाथ को पकड़ा। वो बोली, बुद्धू, ताकत का ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, इसे पानी की तरह समझो। या फिर उसने अपनी ठंडी जीभ मेरे कान पर फेरी और कातिलाना आवाज में बोली, मेरी जीभ की तरह समझो जो तुम्हारे ऊपर रेंग रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और इसी के साथ मेरे शरीर के अंदर जो भयंकर काली बिजली बेकाबू हो रही थी वो अचानक शांत होकर लिक्विड पानी की तरह मेरी नसों से होते हुए मेरी हथेली पर आ गई। तांत्रिक ने मेरी हथेली पर उस काले लिक्विड को देखा और हैरान रह गया, ये क्या बला है, पर वो अपनी तलवार का वार रोक नहीं पाया। जैसे ही उसकी पवित्र लकड़ी की तलवार मेरी उस काली बिजली से टकराई, छन्न, वो तलवार तुरंत पिघलकर काले गंदे पानी में बदल गई। मेरी तलवार, मेरे खानदान की निशानी। तांत्रिक की आंखें बाहर आ गईं। और ये तो बस शुरुआत थी। वो काली बिजली तलवार से होते हुए तांत्रिक के हाथ पर चढ़ गई। एक दिल दहला देने वाली चीख से पूरा तहखाना गूंज उठा। तांत्रिक का दायां हाथ बुरी तरह जल गया और फट गया। ये बिजली का जादू नहीं है, ये कोई पवित्र जादू नहीं है। वो जमीन पर लोटपोट होने लगा, अपना हाथ छटकने लगा और वो काली बिजली किसी जिंदा कीड़े की तरह उसकी स्किन से चिपक कर उसके मांस में घुसने लगी। तांत्रिक के मुंह से खून की उल्टी हुई और वो झाग फेंकने लगा। वो कांपते हुए मुझे देखकर चिल्लाया, ये काला जादू है, तू इंसान नहीं है। तू कौन सा राक्षस है? मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने अपने बिखरे हुए कॉलर को ठीक किया, चेहरे पर एक शरीफ सी स्माइल लाई और आगे बढ़ा। मैंने उस तांत्रिक का हाथ पकड़ा और खचाक से उसकी कलाई तोड़ दी। अभी तो बहुत हंस रहा था ना, मुझे ताकत की पुड़िया दे रहा था। मैंने जोरदार लात उसके सीने पर मारी और वो उड़कर दीवार से जा टकराया। मेरी उंगलियों से निकली काली बिजली ने एक जाल बनाकर उसे जमीन पर कस दिया। मैंने नीचे झुककर उस बूढ़े तांत्रिक के गाल थपथपाए और बोला, चलो फिर से इंट्रोडक्शन करते हैं, मैं इस घर का मालिक हूँ। और साथ ही मैंने मुड़कर सोफे पर नवाबों की तरह बैठी उस लाल चुड़ैल को देखा जो मुझे बहुत प्यार और गर्व से देख रही थी। मैंने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए तांत्रिक से कहा, और मैं इस चुड़ैल का कानूनी गार्जियन, लीगल गार्डियन हूँ। गार्जियन? तांत्रिक की आंखें ऊपर पलटी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। दोस्तों, इसी खतरनाक सस्पेंस, कॉमेडी और भौकाल के साथ हमारा सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। ये सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहा, लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आगे हीरो और इस एसएसएस लेवल की खौफनाक लाल चुड़ैल की इस सरकारी लव स्टोरी में क्या क्या भसड़ मचेगी और ये काली बिजली की नई ताकत हीरो को कितना बड़ा मास्टर बनाएगी, ये सब देखना गजब होगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, जैसे इस सीरीज का सीजन 2 रिलीज होगा आपका भाई तुरंत उस पर काम शुरू कर देगा। मेरी गारंटी है कि सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे कड़क अंदाज में सीजन 2 का वीडियो आपका भाई ही लेकर आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ठोक दो, अपना प्यार दिखाओ और कमेंट्स में बताओ कि आपको इस लाल चुड़ैल और हीरो की जोड़ी कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द सीजन 2 के महाधमाके में। गुड बाय।